रामपुर नाम के छोटे से गांव में दो बहनें रहा करती थी, रिया और सुनीता। सुनीता के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान से हुई थी, जो कि दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा किया करता था। और सुनीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, तो उनके यहाँ चूल्हा जलता था। वहीं रिया की खूबसूरती के कारण उसकी शादी एक व्यापारी से हुई थी, जो कि बहुत ही अमीर था। शादी के बाद रिया को अपने रूप, रंग और दौलत पे घमंड हो गया था। रिया अपनी बहन सुनीता को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सुनीता जब भी रिया के घर जाती, रिया उसे हर वक्त नीचा दिखाती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह सुनीता अपने काम पे जा रही थी, तभी रास्ते में उसे रिया मिल गई और रिया सुनीता से कहने लगी, दीदी, तुम्हें देखकर तो लगता है कि सच में गरीबी बहुत बुरी चीज है। और देखो तो तुम्हारे हाथ भी कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के यहाँ काम करते करते। और कपड़े, लग तो ऐसे रहा है दीदी कि जैसे वर्षों के तुमने ये कपड़े बदले ही नहीं हैं। रिया, यह तुम क्या कह रही हो? हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन हम मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जितना दिया है, हम उतने में ही खुश हैं। हाँ हाँ दीदी, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम कितनी खुश हो। वैसे भी तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के साथ मेरा बात करने का कुछ मन ही नहीं करता। मेरी तो आदत ही नहीं है तुम जैसे गरीबों से बात करने की। मैं और रमेश जी शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। कहाँ तुम लोग मिट्टी में सने लोग, तुम्हारे जैसे लोग तो मेरे घर में आते भी नहीं हैं। रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाती है, लेकिन सुनीता कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती है कि रिया अब बदल चुकी है। सुनीता वहाँ से अपने काम पे चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। सुनीता के पति राजू की तबीयत अचानक बहुत तेज खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की जमा पूंजी सब खाली हो चुकी थी। अब सुनीता के पास खाने तक को कुछ नहीं थे। रात का समय सुनीता अपने पति के साथ बिस्तर पे बैठी होती है। सुनीता के पति सुनीता से कह रहे होते हैं, सुनीता, मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा। देखो, घर में राशन भी खत्म हो गई और बच्चे भी भूखे हैं। नहीं राजू जी, आप ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। मैं अपनी छोटी बहन रिया से पैसे मांगने जाऊँगी। फिर क्या था, अगली सुबह सुनीता रिया के घर जाती है। वही रिया सुनीता को देखकर सुनीता से कहती है, ओहो दीदी, बताओ इस बार किस लिए आई हो? रिया, राजू की तबीयत बहुत ख़राब है। हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, फिर मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में लौटा दूंगी। ओहो दीदी, कितनी बुरी बात है। लेकिन अफसोस, मेरे पति घर के सारे जमा पूंजी लेकर गांव में ज़मीन खरीदने गए हैं। अगर तुम थोड़ी देर पहले आती तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। रिया, यह तुम क्या कह रही हो? तुमसे तो थोड़ा बहुत मिल ही सकता है। ओहो दीदी, क्या कह रही हो तुम भी? अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लग जाऊं तो फिर मेरा क्या होगा? रिया की यह बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाती है। वह चुपचाप वहां से लौट जाती है। रिया सुनीता की आज तक कोई मदद नहीं की थी। फिर एक दिन सुनीता ने सोचा, रिया ने तो पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूं, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूं, शायद वो मुझे पैसे देने से मना ना करे। सुनीता इतना सोचकर अपने बड़े भैया के घर के लिए निकल जाती है। भाभी, भैया घर पे हैं? नहीं, तुम्हारे भैया घर पे तो नहीं हैं, किसी काम के सिलसिले से शहर गए हैं। कोई काम है तो मुझे बताओ। भाभी, वो हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। राजू बहुत बीमार हैं। देखो सुनीता, तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया घर पे नहीं हैं। वैसे भी हमारे घर में भी बहुत खर्चे हैं। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। भाभी, आप ऐसा मत कहो, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे सुनीता, मैंने तुमसे बोल दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक बार बोलने से तुम्हें समझ नहीं आता? और भी कुछ तुम्हें सुनना है क्या?
सुनीता की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने घर के दरवाजों पे बैठ जाती है। सुनीता को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी रामपुर गांव में एक साधु बाबा आते हैं भिक्षा के लिए। बाबा को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो 3-4 दिनों से कुछ खाए नहीं थे। बाबा चलते चलते रिया के हवेली के पास जाते हैं और रिया दरवाजे पे खड़ी होती है। साधु बाबा रिया से कहते हैं, कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। चले आते हैं कहीं से भी, ये हवेली कोई दानशाला नहीं है, चलो भागो यहाँ से। यह सुनने के बाद भी साधु बाबा कुछ क्षण तो खड़े रहते हैं, लेकिन निराश मन से वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वह सुनीता के झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा आप बैठ जाइए, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी है आप उसे स्वीकार कीजिए। फिर सुनीता घर के अंदर जाती है और उसके घर में जो भी खाने की चीज़ें थी वो लाकर बाबा को दे देती है। बेटी, तुमने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। बताओ, अब मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? बाबा मेरे पति बहुत दिन से बीमार है। मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आप बस उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या था, साधु बाबा अपने झोली में हाथ डालते हैं और उसमें से एक मिट्टी का घड़ा निकालते हैं और सुनीता को दे देते हैं। बेटी, ये घड़ा तेरे लिए है। बाबा इस घड़े का मैं क्या करूँगी? मेरे घर में तो पहले से ही घड़े रखे हुए हैं। बेटी, ये कोई ऐसी वैसी घड़ा नहीं है, यह एक चमत्कारी घड़ा है। इससे तुम्हारी हर दुख परेशानी खत्म हो जाएगी। इतना कहते ही साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और सुनीता घड़ा लेकर अंदर चली जाती है। उसके रूम के अंदर जाते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। सुनीता, सुनीता, ये तो चमत्कार हो गया। मैं खुद को स्वस्थ महसूस कर पा रहा हूँ। सुनीता, सुनीता, ये तो चमत्कार हो गया। क्या जी, आप सही कह रहे हैं? आप ठीक हो गए, आप स्वस्थ महसूस कर पा रहे हैं। इसका मतलब साधु बाबा ने बिल्कुल सही कहा था। ये मटका घर में आते ही मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और साथ में साधु बाबा ने ये भी कहा कि इस मटके में से जो भी निकलेगा वो हमारा होगा। क्या सुनीता, ये तुम क्या कह रही हो? किस साधु बाबा की बात कर रही हो तुम? वो हमारे दरवाजे पे एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी। भिक्षा के बदले उन्होंने मुझे यह मटका दिया और कहा मटके में से जो भी निकले वो हमारा होगा। आइए ना, हम मटके से कपड़े निकालते हैं और देखते हैं मटके में से क्या निकलता है। सुनीता का इतना कहना ही था कि मटके से कपड़े खुद ब खुद हटने लगते हैं और मटके में से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या ये सच में सोने के सिक्के हैं? ये जी, वो बाबा जो साधु बाबा आए थे वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। देखो ना, वो हमारे कर्मों का फल देकर गए हैं। अब तो हमारा भाग्य ही चमक जाएगा। लेकिन सुनीता बहुत ही समझदार थी। उसने तुरंत ये फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी, बल्कि वह इस धन से एक व्यवसाय चालू करेगी जिसका उपयोग अच्छा हो सके और उसका यह धन बना रहे। हाँ सुनीता, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इस मौसम में हमारा व्यापार छाछ, नींबू पानी, दूध, शरबत से अच्छा चलेगा। इस बार बहुत से लोग गर्मी से परेशान हैं तो ठंडक के लिए लोग हमारे छाछ पीने ज़रूर आएंगे। फिर क्या था, सुनीता उसमें से कुछ सिक्के लेती है और गांव के व्यापारी के पास चली जाती है। अच्छी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदने के लिए गई। सेठ जी, मैं कुछ पैसे लगाकर छाछ और दूध बेचना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? सेठ ने सुनीता की ईमानदारी देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बहन, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और मैं तुम्हें दूध जरूर दूंगा बहन, अगर तुम साफ सफाई और ईमानदारी से काम करोगी तो। फिर सुनीता गांव में ही एक छोटी सी दुकान कर लेती है।
पहले ही दिन सुनीता की छाछ और लस्सी की बिक्री इतनी हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई और सुनीता की मेहनत और ईमानदारी देखकर गांव के लोग भी आपस में उसकी सराहना करते नहीं थकते थे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन रिया के पास पहुंची तो वह जल भून गई। कल तक तो ये मुझसे पैसे मांगती थी और अचानक से इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि ये लस्सी छाछ का व्यापार शुरू कर दी और इसका पति राजू भी शुरू सही से हो गया। अब मुझे तो इसका पता लगाना पड़ेगा, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। फिर रिया सोचते हुए अपने कमरे में टहलने लगती है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है तो वो सुनीता के घर के दरवाजे पे जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। ऐसी आपने देखा आज कितनी अच्छी कमाई हुई। यह सारा चमत्कार उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर साधु बाबा मुझे वो जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। तो शुक्रिया मनाओ साधु बाबा की, चमत्कार हो गया ये तो, चमत्कार। हाँ सुनीता, बात तो तुम सही कह रही हो। मैं साधु बाबा का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वह साधु बाबा हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। देखो ना, मैं ही कितने दिनों से बीमार चल रहा था, लेकिन वो जादुई घड़ा घर में आते ही मैं भी ठीक हो गया। वरना मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था। जादुई घड़ा का और साधु बाबा का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। अच्छा, तो ये किसी जादुई घड़े का असर है। किसी बाबा ने इन्हें जादुई घड़ा दिया है। तभी तो मैं सोचूं इतनी जल्दी ये चमत्कार हुआ कैसे। क्या करूं। एक काम करती हूँ, मैं वो घड़ा चुरा लेती हूँ। जब ये लोग सो जाते हैं तो मैं वो घड़ा लेके चली जाऊंगी। तब तक मैं यहीं इंतज़ार करती हूँ इनके सोने का। आज तो मैं घड़ा चुरा कर ही रहूँगी। फिर क्या था, रिया वहीं खड़ी होकर इंतज़ार करने लगती है। फिर जैसे ही वे लोग सो जाते हैं, रिया घर के अंदर जाती है और जादुई घड़ा को जैसे ही हाथ लगाती है, जादुई घड़े से आवाज़ आती है। ए लालची घमंडी औरत, धन का घमंड दिखाने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। असली अमीरी मेहनत और ईमानदारी में होती है। अगर तूने यह अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनकर रिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत ही वहाँ से भाग गई और वह यह बात उसने किसी से नहीं बताई। फिर अगली सुबह रिया ने अपनी खास नौकर मोहन को बुलाया और मोहन से बोली, मोहन, ये सुनीता की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मुझे ऐसा तरकीब बताओ कि सुनीता की दुकान बंद हो जाए। फिर मोहन थोड़ी देर सोचता है, फिर वह अपनी तरकीब बताता है। मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि सुनीता के छाछ गंदे पानी से बन रहे हैं तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएंगी। तो सच कह रहा है मोहन, अगर लोग ही उसके दुकान पे आना बंद कर देंगे तो वो खुद गरीब हो जाएगी। लेकिन यह काम हमें चालाकी से करनी होगी। फिर अगले ही दिन रिया अपने कुछ नौकर और गांव के कुछ चालाक और लालची लोगों को बुलाकर उन्हें पैसे देती है और कहती है कि उन्हें सुनीता के दुकान पे जाकर छाछ पीनी है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लोगों को यह बतानी है कि उसकी छाछ बहुत गंदी लग रही है और गंदे पानी से बनते हैं। तभी सुबह सुबह सुनीता ने अपनी दुकान खोली। धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान पे आने लगे। फिर कुछ देर बाद ही रिया के भेजे हुए लोग उसकी दुकान पे आ गए और छाछ पीने लगे। अरे यह क्या, इस छाछ में से तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। छाछ में से तो कुछ अजीब सा महक भी आ रहा है। सुनीता, यह तुम कैसी छाछ बेच रही हो? तभी दुकान पे खड़े और लोग भी चौंक जाते हैं। तभी उसमें से एक आदमी बोला,
अरे भाई, यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो सुना था कि सुनीता के छाछ बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ मिलावटी लग रही है। भाइयों, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे छाछ में तो कोई खराबी नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपके सामने छाछ निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन उन पे सुनीता की बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि रिया के लोग तो पहले से ही यह अफवाह फैलाने आए थे कि सुनीता के छाछ बहुत घटिया और लाभदायक नहीं है। जाते जाते वो लोग ये भी कहते जा रहे थे, भाइयों, याद रहे, इस सुनीता के छाछ मत पीना। इसमें मिलावटी है, ये गंदे पानी से बन रहे हैं। इसे पीकर तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। इसकी छाछ मत पीना, मत पीना। फिर क्या था, गांव के लोग भी यह सारी बातें सुनकर डर गए। धीरे धीरे सुनीता के दुकान में ग्राहक कम आने लगे, लेकिन सुनीता भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह समझ चुकी थी ये किसी न किसी की चाल है जो उसे बदनाम करने की साजिश कर रही है। फिर सुनीता ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद गांव के लोगों के घर घर जाकर वह फ्री में छाछ देने लगी। आप लोग मेरी छाछ ये लो, फ्री में पीकर देखो। देखो इसमें क्या खराबी है, मैं तो बहुत अच्छा छाछ बनाती हूँ, आप लोग पीकर देखो। फिर क्या था, गांव वालों ने छाछ पी और उन्होंने पाया कि इसमें कोई खराबी नहीं है। वो सारे समझ गए कि ये कोई ना कोई साजिश हो रही है सुनीता के खिलाफ। सुनीता भाभी, हमें माफ कर दो। हम कुछ अफवाहों के झंझट में आ गए थे, लेकिन आपका छाछ तो बहुत बढ़िया है। सुनो अरे गांव वालों, सुनीता भाभी के छाछ बहुत बढ़िया है। तुम लोग सुनीता भाभी के छाछ पीने जरूर जाना। ये लोग कुछ हैं जो सुनीता भाभी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सारे गलत अफवाह है। सुनीता भाभी बहुत अच्छा छाछ बनाती हैं। फिर क्या था, इसके बाद से सुनीता की दुकान पे फिर से पहले जैसी भीड़ लगने लगती है और छाछ और लस्सी की बिक्री खूब होती है। सुनीता के मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया।